हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह दिल से दिल्ली पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। कुछ ऐसी ही कहानी है आज की हमारी जो गेस्ट हैं निहारिका शर्मा जी। इन्होंने इन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को 5 टाइम्स मात देकर एक नई ज़िंदगी की एक नई पारी की शुरुआत की है और आज ऐसे हज़ारों महिलाओं के लिए ये एक रोल मॉडल है। आइए मिलते हैं निहारिका शर्मा जी से। तो स्वागत है निहारिका हमारे पॉडकास्ट में। जी मैम। निहारिका आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। अ, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी लक्ष्मी मैम आपका कि थैंक यू। मैं आज इस चेयर पे आपके सामने बैठी हूँ। रही बात मेरी तो मैं दिल्ली बेस्ड सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर हूँ हुँ। और पिछले कितने सालों से आप हैं फैशन इंडस्ट्री में? मैं मैम 5 टू 6 ईयर हो गए मुझे हुँ, इस इंडस्ट्री में आए हुए। हुँ। प्रॉपर फैशन की स्टडी करने के बाद मुझे 5 ईयर हो गए मैम। निहारिका जी आपकी फैशन डिज़ाइनर तो बहुत है इंडिया में, जी। लेकिन आपकी जो जर्नी रही है वो एक वो एक मिसाल है और जो लोग हैं क्योंकि आज कैंसर हर घर में अपनी दस्तक दे चुका है। जी। वैसे भी आप 5 टाइम्स कैंसर से लड़ी और उसके बाद आपने फैशन डिज़ाइनिंग में अपनी करियर बनाया। तो ये मुझे बताइए इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब पहले से आपने डिसाइडेड था कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है या कैसे आप इस फ़ील्ड में आई? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं था। हुँ, कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जब इंसान को लगता है कि ना मौका अगर मिले ना तो उस पे चौका मार देना बेटर रहता है। हुँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मैं अगर थोड़ा-सा फ्लैशबैक अपनी लाइफ में जाऊँ, जब मैं अनमैरिड थी, हुँ, तो 12th किया था तो पापा एक्सपायर हो गए थे, उन्हें फैक्ट्री में करंट लगा था। हुँ, तो कहते हैं ना माँ-बाप की कुछ इच्छाएँ होती हैं, कुछ अपनी इच्छाएँ होती हैं। हुँ, तो बहुत छोटी उम्र में जब पापा एक्सपायर हुए, हुँ, तो उनकी फैक्ट्री हम दोनों बहनों ने देखी हुँ, और 3 भाई-बहन और छोटे थे। हुँ, मम्मी पूरा बेड पे हो गई थी सदमे की वजह से। हुँ। मदर मेरी 25 इयर्स बेड पे रही हैं। ओके। पापा के डेथ के बाद वो घर से बाहर निकली ही नहीं। हुँ, तो हम दोनों बहनों ने घर देखा था हुँ, और उस टाइम में तो हम लोगों ने सिर्फ अपने घर को, अपनी फैमिली को ही देखना ज़रूरी समझा। उसमें अपने ड्रीम, अपनी इच्छाएँ तो बहुत पीछे रह गई। हुँ, जैसे मेरा खुद का ड्रीम था स्पोर्ट्स लाइन में जाने का, हुँ, ऐसे फील्ड में जाने का, जैसे एंकर बनने का। तो मेरा ये था, जैसे मैं स्टेज पे बोलना, स्पीच देना, हमेशा मैं एंकरिंग करती थी, टीचर्स मुझे ही खड़ा करते थे हुँ, और मैं स्पोर्ट्स लाइन में बहुत हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। हुँ, लेकिन मेरे फादर के ड्रीम ये थे कि ये हमारी लड़कियां नहीं है, ये हमारे लड़के हैं। हुँ, तो अगर उस ड्रीम को मैं लेके चलूं, हुँ, वो तो फिर उसके बाद पूरा ना होने की तो कोई रास्ता ही नहीं था ना मैम। हुँ, तो ये टाइम पीरियड एक ऐसा आया जब मैं इस बीमारी से निकली, हुँ, तो लगा कि यार लाइफ कभी भी खत्म हो सकती है। हुँ, तो क्यों ना अगर मौका मिले हुँ। तो उसका फायदा उठा लेना चाहिए। तो ये मौका ऐसा मिला कि मैं इस फील्ड में आई। पहली बार कैसे पता चला कि मुझे ये बीमारी है? कैसा कब की बात है ये? मैम ये 2011 की बात है, जब मुझे ब्लड इन्फेक्शन हुआ था। हुँ, तो मैं उस डिज़ीज़ के लिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। हुँ, वहाँ से हमें पता चला कि कमर के ऊपर एक छोटी-सी गाँठ है। उसको ट्रीट कराने के लिए हमने डॉक्टर से जब बोला तो उसमें ऐसा कुछ आया नहीं था। लेकिन जब वही वाली गाँठ अपनी जगह शिफ्ट करके थोड़ा और ऊपर हो गई, तो हमने इस चीज़ को फिर सीरियस लिया था। हुँ, उस टाइम जो एफएनएसी टेस्ट हुआ था उसमें कुछ ऐसा आया नहीं था। हुँ। तो हमें लगा कि नॉर्मल गाँठ है तो हमने भी सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब उसने जगह चेंज करी तो फिर दोबारा टेस्ट होने पे बायोप्सी कराई गई जिसमें हमारा फिर ये कैंसर डिटेक्ट हुआ था। पहली बार जब आपको बताया डॉक्टर कि ये कैंसर है तो कैसा क्या फ़ील कर रही थी आप? मैम उस वक़्त तो इन्होंने तो डॉक्टर को बोला था कि मेरी वाइफ़ को नहीं बताना, हुँ, आप उसका ट्रीटमेंट करिए, हुँ, बट मैं नहीं चाह रहा कि उसे पता लगे हुँ। कि उसे इस तरीके की डिज़ीज़ है। लेकिन डॉक्टर की ये थी कि हम पेशेंट को बिना बताए हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि छोटी चीज़ नहीं थी। पेशेंट की हम सर्जरी कर दें, पेशेंट का हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें और एकदम से पेशेंट शॉक्ड होके एकदम से वो शॉक में आ जाए कि मेरे साथ क्या हो गया, हुँ, तो ये पेशेंट को बताना ज़रूरी है। तो वो दिन था जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हॉस्पिटल में ही रोकर हुँ, और बिल्कुल नॉर्मल उससे हुँ। हम लोग अपने घर आए थे। उसके बाद ना मैं रोई, ना मेरे हस्बैंड रोए और ना ही हमने कोशिश करी हमारी फैमिली में कोई रोए। तो बच्चे कितने बड़े थे उस समय? बड़ा बेटा मेरा उस वक़्त 5th स्टैंडर्ड में था, हुँ। छोटा 3rd में था। आपने बताया था कि जब फर्स्ट टाइम मैं जा रही थी हॉस्पिटल तो मुझे जी। बच्चों को देख के मुझे लगा कि मुझे लौटना है इनके लिए। जी, बिल्कुल। तो ये मुझे थोड़ा बताएँगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस दौर से गुज़र रहे हैं
और खुद को सँभालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप मुझे बताएँ, थोड़ा उनको हिम्मत मिलेगा? मैम आपने सवाल पूछा तो मेरे थोड़े रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं वो टाइम सीरियसली मैं भूल नहीं सकती हूँ कि वो छोटे-छोटे बच्चे जब गेट को पकड़ के खड़े हैं और गाड़ी में डाल के मुझे इन्होंने डाला है, हुँ, तो बच्चों के वो चेहरे मैं भूल नहीं पाती हूँ। हुँ, वो टाइम पीरियड बहुत वो था कि मैं ना बोल पा रही थी, क्योंकि बॉडी काफ़ी मेरी अकड़ चुकी थी उस टाइम में। जब हॉस्पिटल से आए, एक बच्चा कहीं सो रहा है, एक बच्चा कहीं सो रहा है, किसी का हाथ लटक रहा है, कोई उसके सर के ऊपर टाँग रख के सो रहा है, तो मतलब वो टाइम पीरियड देखा ना कि नहीं यार, अगर मुझे कुछ होता है, हुँ। तो बच्चों के लिए खड़े होना है। मतलब ये आपका ज़िद था कि मुझे बच्चों के लिए लौटना है। या और फैमिली में और कोई मेंबर्स घर में आए थे? हाँ मैम, आते हैं, पता लेने के लिए तो सब आते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टाइम मतलब ये पता चला, फिर कुछ दिन के बाद फिर से रिपीट किया ये बीमारी? मैम ये मुझे अगेन टू अगेन समझ लीजिए कि मेरा हर नया साल मेरा हॉस्पिटल में होता था, जब मेरी सर्जरी होती थी। मतलब मैं दिसंबर में के करीब मैं दोबारा एडमिट होती थी कि मेरा अगेन ये डिटेक्ट हो जाता था। हुँ, लेकिन ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मुझे अंदर से कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हो जाते थे कि कुछ गड़बड़ है, अच्छा, मुझे चेक करा लेना चाहिए। ओके, तो वो हमेशा कैंसर निकला है, जब भी मेरी बायोप्सी हुई है तो हाँ। कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो आपने बताया था कि मैं इतना फेड अप हो गई थी कि मैं किसी को इन्फॉर्म किए मैं अकेले ही हॉस्पिटल चली जाती थी। हाँ मैम, जब मेरा 4th सर्जरी हुआ था, हुँ, जिसमें मेरा हाफ ब्रेस्ट रिमूव किया गया था, हुँ, तो मुझे इचिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी। हुँ, तो हस्बैंड से जैसे मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि वैसे गर्मी से तुझे थोड़ी इचिंग हो रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा कैंडिड पाउडर वगैरह आप हुँ, लगा सकते हो। तो बट जैसे अंदर से था ना डर कि नहीं यार, फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि इतनी बारी सर्जरी करवा चुकी थी। हुँ, तो मैंने उस टाइम में मैं खुद ही चली गई थी हॉस्पिटल। हुँ, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको मोटी में शिफ्ट करेंगे, एक छोटी-सी आपकी सर्जरी होगी, जिसके आपके सिर्फ़ वही हम लेंगे आपसे बायोप्सी के लिए, अंदर से थोड़ा-सा स्किन लेंगे हुँ, और वो हम आपका दोबारा से बायोप्सी के लिए भेजेंगे। हुँ, तो अमाउंट उन्होंने मुझे ज़्यादा नहीं बताया था, 6 से साढ़े 6,000 छोटी ओटी बुक करना था उन्होंने। तो मैं लेके गई थी, सिर्फ़ 4,000 मेरे पर्स में थे। तो मैंने वो दिए, तो मेरे को ओटी में शिफ्ट कर दिया, लेकिन रिसेप्शन से जब रिसेप्शनिस्ट बोलते हुए आ गई कि नहीं, नहीं आप पूरी पेमेंट जमा कराइए वरना डॉक्टर्स लोग हमें बोलेंगे। हुँ, तब मुझे डॉक्टर को फ़ोन कर मतलब हस्बैंड को फ़ोन करना पड़ा था कि मुझे बाकी की पेमेंट आप आके दो, मैं यहाँ पे एडमिट हूँ। हुँ, तो हस्बैंड घबराते हुए आए थे कि यार बंदी पागल है तू? अकेले आके तू अपना ये बायोप्सी के लिए ओटी बुक कर रही है और अपनी उसके लिए कर रही है, छोटी सर्जरी ही है, बट व्हाई आर यू कमिंग? तो फिर वो टाइम पीरियड था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इस चीज़ से निकलना है। हुँ। ये दोबारा नहीं होना चाहिए मुझे, मैं बहुत अवेयर हो गई थी इन चीज़ों के लिए। निहारिका, आपकी हिम्मत को सलाम करती हूँ मैं। मतलब मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, लेकिन एक ही सर्जरी के बाद टूट जाते हैं और आप अकेले, और उसमें जब जाते हैं तो पूरा फैमिली का कुनबा जाता है, उनको जी। हिम्मत देने के लिए। और ऐसे में तुम अकेले जा कर के, और शायद कुछ आप एलोपैथिक के अलावा भी आप कुछ ट्रीटमेंट करती थी? मैम मैंने उस वक़्त जो अपना लिया, मेरे को एक्चुअली डॉक्टर ने बोला था कि लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है कीमो के बाद। हुँ, जितना आप लिक्विड लेंगे, जितना भी आपका एक्स्ट्रा मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर या स्टूडेंट बॉडी के अंदर जाता है, वो यूरिन के थ्रू आपका हुँ। रिमूव हो जाएगा। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेने के लिए बोला गया था। आपको कैंसर 5 टाइम्स हुआ, तो ये ट्रीटमेंट का दौर बहुत लंबा चला होगा। जी। तो ये कितने मतलब कितने सालों तक ट्रीटमेंट चला आपका? मैम ये मेरा 2011 से लेके 2016 तक चला एंड 2017 जो था उसमें मेरा ओवरी रिमूव भी हुआ था। अच्छा। जी हाँ। ओके। तो ये मतलब आपको ये लगता है कि ये लंबा चलने में कहीं डॉक्टर की गलती थी, ये बीमारी बार-बार जो रिपीट हो रहा था इसके लिए? मैम जहाँ तक मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, जब मैंने उनसे ये बोला कि अगर सर आपको मालूम था कि ये हार्मोनिकल है, ये मेरे वाला जो कैंसर मुझे था, तो आपको ओवरी पहले ही रिमूव कर देनी चाहिए थी, एंड डॉक्टर सेड कि आई अंडरस्टैंड कि हमसे मिस्टेक हुई है, हुँ। हमें ये पहले ही कर लेना चाहिए था, बट अब जो हो चुका है अब उसको हम बदल नहीं सकते। मतलब ये डॉक्टर को पता था? अब ये जब रिसर्च होती है मैम तो उसमें तो ये चीज़ें होती ही होंगी ना। क्योंकि जब मैं अपनी गायने के पास एक बार गई तो क्योंकि मेरा जो फर्स्ट हुआ था संत परमानंद हॉस्पिटल में हुआ था, जहाँ से डिटेक्ट नहीं हुआ था। हुँ। तो जब मैं एक बार उनके उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया था कि निहारिका, मैं जब तुम्हें देखती हूँ मतलब तब तुम मुझे हर बार बोलती हो कि मेरी सर्जरी हुई है, मेरी सर्जरी हुई है।
तो उन्होंने मुझे पूछा था, तो मैंने बोला, मैं कहा हाँ जी मैम, अब मेरी ओवरी उन्होंने रिमूव किया। तो कहते निहारिका तुम्हें ये पता नहीं है कि ये उन डॉक्टर्स को पहले ही आपकी ओवरी रिमूव करनी चाहिए थी। हम्म तो शायद ये आपका फर्स्ट और सेकंड में ही ये चीज़ नहीं आती, रीग्रो होता ही नहीं। मतलब एक तरह से मानिए कि डॉक्टर की लापरवाही थी ये। यस मैम, मेरा मानना अब ये है कि अगर हम कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कहीं से भी अपनी किसी भी चीज़ की कोई भी दवाई ले रहे हैं, मैं कह रही हूँ अगर हमें कुछ ऐसा फीवर भी हो गया है या कोई ऐसा डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट कर भी रहा है ना, तो हमें कहीं ना कहीं एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। बिल्कुल मैम, हम्म क्योंकि हमने मेरी जितनी भी सर्जरी हुई है उसी हॉस्पिटल में हुई है, हर बार हुई है। क्योंकि एक माइंड सेट हो जाता है कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, हम उसके पास जा रहे हैं, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारी सारी केस हिस्ट्री उसको पता है। हम्म तो एक माइंड सेट हो जाता है एक पेशेंट का, एक फैमिली मेंबर्स का, कि यार वहीं से इलाज होना है। तो जब ये दौर था तो आपके बच्चे बहुत छोटे थे, तो कौन केयर कर रहा था बच्चों को? कैसे कैसे आपने मैनेज किया? मैम जब मेरा फर्स्ट और सेकंड सर्जरी हुई थी, तब हमारे घर के साथ वाली जो आंटी हैं, उन्होंने मेरे बच्चों की बहुत केयर करी थी। हम्म उनका सुबह से लेके दोपहर का, रात का खाना हम्म वही करती थी। मतलब समझो वो रहती, समझो मेरे घर में नहीं थी, बट वो मेरे बच्चों को पूरा देखती थी। हम्म ये कहते हैं ना कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आपके सामने आपका सहारा बना के खड़ा कर देता है। वो मेरी माँ की जगह खड़ी हो गई। हम्म फिर बच्चों को अपने बच्चों को कहीं शिफ्ट भी करना पड़ा था? मैम जब मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी, कीमो होने के बाद और ट्रीटमेंट के बाद, तो बच्चे जो है अपनी क्लास में फेल होना शुरू हो गए थे। होम ट्यूशन्स लगाने पर जो टीचर था वो बच्चों के ऊपर काफ़ी एग्रेसिव रहने लग गया था, उनको मारता भी था। हम्म तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम बच्चों को किसी हॉस्टल में डालेंगे। तो देहरादून हॉस्टल में हमारी बात भी हुई थी। हम हॉस्टल फाइनल करने के लिए जा रहे थे, बट इनकी सिस्टर ने इंसिस्ट किया कि बच्चों को हमारे पास छोड़ें। तो इनकी सिस्टर ने मेरे दोनों बच्चों को 2 साल अपने पास रखा था। फिर कब लाए बच्चों को? 2 साल मैम जब मेरी लास्ट कीमोथेरेपी हुई, लास्ट सर्जरी, उसके बाद फिर हम बच्चों को लाए थे। तो बच्चे पूछते थे मम्मा तुम बेड पे हो? अ, बच्चों की कमज़ोरी हूँ मैं, हाँ हाँ लेकिन मेरी स्ट्रेंथ बन के सामने आए वो। हम्म अगर वो शायद मेरी कमज़ोरी ही उनको समझती मैं, हम्म तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होती। मैंने उनकी उसको जो जिसको मैं कमज़ोरी मान लूँ, वो मैंने उसको अगर अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, तो मैं यहाँ बैठी हूँ। आपको ऐसा लगा मुझे बच्चों को लिए ही लौटना है? बिल्कुल मैम। क्योंकि कुछ भी होता है तो माँ को सबसे पहले ना, बीमार भी हो तो सबसे पहले सोचता माय गॉड मेरा बच्चा। बिल्कुल मैम। हम्म मैम एक जब चिड़िया के बच्चे को भी कोई तकलीफ होती है ना, तो चिड़िया भी अपने पंख फैला के बैठती है। तो आप सोचिए, जब मैं पहली बार हॉस्पिटल गई थी, जब इन्होंने मुझे गाड़ी में डाला था, मैं वो लाइफ में भूल ही नहीं सकती। और मेरे बड़े बेटे ने बहुत सर्वाइव किया है। छोटे भाई को संभालने वाला वो था। हाँ इवन रात को अपने पापा को खाना देना, इतना छोटा बच्चा, उनको ऊपर लेने के लिए चद्दर देना, ये मेरे बड़े बेटे ने किया है। क्योंकि पूरे समय तो वो आपके साथ ही रहते होंगे। आज भी छोटे बेटा अगर अपने भाई के, उसको बड़ा भाई उसको कुछ बोल भी देता है ना, शिवम है बड़े का नाम, छोटे का कार्तिकेय है, तो अगर बड़ा भाई कुछ बोल भी देता है ना, तो छोटे को मैंने एक दिन पूछा, मैं कहा तू आगे से बोलता क्यों नहीं, अगर तेरे को भाई ने, कहता नहीं मम्मा, जो भाई ने उस वक्त मेरे लिए किया, याद है बच्चों को? मैं उस चीज के चलते मैं अपने भाई को कुछ नहीं बोल सकता। एज ए मदर उसने अपने छोटे भाई को टेक केयर वो किया। कहते हैं अगर कि बड़ा बच्चा जो होता है ना, वो अगर इन सब दौर से गुजर रहा है जी। बहुत जल्दी समझदार, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है। जी मैम। ये तो बड़ा ही कठिन दौर था जो मैंने आपको याद दिला दिया है। लेकिन ये दूसरों लेकिन के लिए मैम ना। ये कठिन दौर ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है। हम्म इस टाइम ने, शायद मैं अगर इस डिजीज से नहीं हो निकलती, तो शायद मैं इतनी स्ट्रांग नहीं होती और शायद मैं इस जगह पे स्टैंड नहीं करती। हम्म अच्छा, ये ट्रीटमेंट पर बहुत ही मतलब कहते हैं कि आपके बाल गिर जाते हैं, आपके जी। नेल्स ब्लैक हो जाते हैं। जी। तो पहली बार आपने मिरर देखा होगा, क्या रिएक्शन, कैसा लगा आपको? हाँ मैम, जब मेरी कीमो हुई थी, फर्स्ट सेकंड कीमो हुई थी, तो सेकंड कीमो तक तो समझो मैं कॉम करते ही डरती थी कि मेरे बाल चले जाएंगे, क्योंकि एक लेडी के लिए बाल ही उसकी ब्यूटी होती है। तो लगा था कि भाई, तो मैंने समझो सेकंड कीमो तक तो कॉम ही नहीं किया था, लेकिन जब कॉम किया तो सीधे के सीधे पूरे के पूरे बाल सारे रिमूव हुए थे। हाँ तो आईब्रो रिमूव, आई लैशेज रिमूव, हाथों के ऊपर पूरे पैचेस, फेस पे पैचेस, जैसे मान लो हम किसी कुकर कढ़ाई पे हाथ लग जाता है और वो बर्न हो जाता है, उस तरीके से पूरी बॉडी के ऊपर पैचेस थे। उनको भी फिर मैंने अपनी स्किन केयर साथ साथ स्टार्ट करी।
ज़्यादा से ज़्यादा मैंने नारियल तेल यूज़ किया था। अच्छा। और जो मैंने लिक्विड फॉर्म में लेना स्टार्ट किया था वो मेरा था ये ग्लोए, तुलसी, नीम का पत्ता, अमरूद का पत्ता और एलोवेरा। अच्छा। ये एलोवेरा तो मैं नहीं डालती थी, लेकिन ये 4 चीज़ों का मैं काढ़ा बना के पीती थी। और ये पपीता का पत्ता? पपीते का पत्ता भी मैम, मतलब अगर आपको उसका नीम का पत्ता अगर नहीं मिल रहा है या पपीते का नहीं मिल रहा है तो मैं अमरूद डाल लेती थी। अमरूद का पत्ता भी है। अच्छा। जी हाँ, अमरूद का पत्ता भी कैंसर के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और ये तुलसी भी? तुलसी भी। हुँ। ये 4-5 चीज़ें डाल के मैं आपने बताया था कि जब आप जाती थी डॉक्टर के पास कीमो के लिए तो वो आपसे कहते थे कि इतना स्ट्रेंथ कैसे ले आती हो और तुम्हारा वो व्हाइट सेल्स भी है वो उसका काउंट सही है। मैम ये इसी से होता है। ये अच्छा। जो आपका ग्लो है, हुँ, अमृत बूटी इसको ऐसे नहीं बोलते हैं। हुँ। ग्लो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, जब भी डेंगू, चिकनगुनिया भी होता है ना, हाँ। ये बॉडी का पेन दूर करता है। हुँ। तो ये किसी ने आपको बताया था पीने के लिए? नहीं, एक्चुअली जैसे कि हम किसी न किसी अड़ोस-पड़ोस में किसी से बात करते हैं, कोई रिलेटिव आ गया, तो कोई ना कोई अपनी-अपनी गाइडेंस देता था। अच्छा। तो उस वक़्त ये लगा था, और ये डेंगू, चिकनगुनिया के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, तो मुझे वैसे भी पता था। हाँ, कोरोना में भी तो गिलोय जी, कितना कहा गया लोगों बहुत-बहुत को ज़्यादा ये। कोरोना में लोगों ने ही लेना स्टार्ट किया था। हुँ, हुँ। अच्छा उसमें अपना अपीयरेंस देख कर के आदमी का मनोबल गिर जाता है। जी। तो कैसे अपना मनोबल कैसे आप बनाए रखीं? मैम जब मेरी लास्ट कीमो थी ना, हुँ। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी उस टाइम में। घर पे आने के बाद 5 इंजेक्शन लगते थे स्टमक के अंदर, तो उसके लिए डॉक्टर जो थे वो घर पे ही आता था, कंपाउंडर। तो मैं मेंटली इतना डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि मैंने उस टाइम में इनके फ़ोन वगैरह में से उसका नंबर डिलीट कर दिया, हाँ। कि जैसे मेंटली डिस्टर्ब थी ना कि भाई फिर डॉक्टर आएगा ही नहीं और इंजेक्शन लगाएगा ही नहीं। हुँ। तो मेंटली मैं इतना हो गई थी, तो वो चीज़ तो डिप्रेशन का एक सिम्पटम दिख ही गया था। हुँ। लेकिन जब मैं नेक्स्ट आगे तो मैं कहीं कीमो कराने के बाद मैं आती थी, काढ़े पीती थी, दवाई खाती थी, तो मैं खड़ी हो जाती थी। लेकिन उस दिन अगले दिन मैं मॉर्निंग में जब खड़ी हुई ना, मैं गिर गई थी। ओह! तो उस दिन मैं मॉर्निंग में 6 ओ क्लॉक में चीखें मार के रोई थी। फिर उस वक़्त मुझे शिव ने बोला कि मम्मा एक लास्ट कीमो तो रह गई है, प्लीज़ करा लो। हुँ। तब लगा था कि यही ना, मैं बच्चों की माँ एक समझे ना, एक स्ट्रेंथ होती है। फाइटर। तो मैं बच्चों की नज़रों में क्या हो जाऊँगी? हुँ। उस रीज़न से भी, वो भी एक रीज़न था कि मुझे अपने बच्चों को अपने से दूर करना ही करना था। हुँ। अच्छा वो डेली देख रहे थे। जी, हर एक पल तो तुम्हारे हर साथ पल ही देखते होते थे। थे। क्योंकि जब भी ये शिवम क्लास में इसकी हमने टीचर्स को बोला था ना कि हुँ। थोड़ा बच्चों का ध्यान रखिएगा, हुँ। कि बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखिए, तो इन्होंने एक्चुअली ओपन कर दिया था कि मेरी वाइफ को ऐसे-ऐसे हुँ। डिज़ीज़ हो गया है। तो शायद क्लास के बच्चों ने सुन लिया था। ओह! तो जब बस में आया ना, तो इसको किसी एक बच्चे ने बोल दिया कि तेरी मम्मी को तो कैंसर है, वो तो मर जाएगी। ओह! उस वक़्त तो इसको कंडक्टर ने उतार दिया। हाँ। जब मैं घर आई ना मैम नाइट में ड्यूटी से, तो मैंने देखा कि इसके हाथ पे चोट लगी हुई थी। मैम इसने गुस्से में अपना शीशा तोड़ दिया कि मेरी मम्मी के लिए बोला कैसे? मेरी मम्मी मर कैसे जाएगी? माय गॉड! छोटे भाई ने उसके हाथ पे ड्रेसिंग किया हुआ और वो कंबल के अंदर हाथ छुपाया हुआ कि मम्मी को पता ना लगे। हुँ। इस तो हॉस्पिटल से आई तब देखी? जी। माय गॉड! निहारिका सही में तुम्हारे जैसे फाइटर्स। मैम मैंने फाइटर क्या, फाइट तो मेरी फैमिली ने करी है। हुँ। फाइटर तो मेरे बच्चे हैं। हुँ। ये तो आपके ये जंग जंग लड़ने वाली कहानी है, बीमारी से जंग ही था ये। जी मैम। इसके बाद ये फैशन की दुनिया में कैसे आई आप? ये कोविड की बात है मैम। हाँ। कोविड ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली भी है, ख़त्म भी करी है, और मेरी शुरू हुई थी। हुँ। ऐसे ही फेसबुक देखते-देखते एक बार अकेडमी का ऐड आ गया, हुँ। फैशन डिज़ाइनिंग का। हुँ। तो मैंने ऐसे ही बेटे को बोला कि घर में बैठी रहती हूँ, कुछ काम-धाम है नहीं है, घर से बाहर जा नहीं सकते हैं, तो ये फैशन डिज़ाइनिंग का है, फ़ीस भी कम है, हुँ। तो मैं कर लूँ? तो बड़े बेटे ने बोला, "अरे मम्मी कर लो ना, हुँ। क्या बात कर रहे हो? कर लो।" वो कर लो क्या स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन क्लासेस करी, हुँ। 3 इयर्स का फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, हुँ। एंड साथ-साथ अपना स्टूडियो स्टार्ट किया और फैशन शोज़ वगैरह की, और आपके सामने। आपने बहुत कम समय में आपने दिल्ली टाइम्स फैशन वीक, बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले। जी मैम। तो ये ऐसा लगता है कि ये अगर बीमारी नहीं होती, जी। तो आप इस इंडस्ट्री में होती या कुछ और कर रही होती हैं? नहीं मैम, फिर मैं शायद यहाँ होती ही नहीं।
जब कोई चीज़ ऊपर वाला अगर कुछ देता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है डबल रिटर्न भी करता है। मेरे लिए इंस्पिरेशन अगर कोई लेडी मेरे सामने आई है, देखो मैं ऐसे हर कैंसर पेशेंट से तो मैं ऐसे ज़्यादा नहीं मिली थी उस टाइम, लेकिन अगर मैं मिली थी तो मैं मिली थी पद्मश्री दीपा मलिक जी से, अच्छा, जो शायद 3 बार इसी डिजीज़ से सर्वाइव कर चुकी हैं। ओके, पैरा ओलंपियक हैं वो, हाँ, एंड मेरे को उन्हीं से ही प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला हुआ है, ओके, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो उनका मुझे कमेंट बोल लीजिए या कॉम्प्लीमेंट बोल लीजिए, उन्होंने बोला कि निहारिका, मैंने तो 3 बार फाइट करी है और तुमने तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्योंकि इसलिए ये पॉडकास्ट इसलिए खास है जी, क्योंकि 5 टाइम्स बहुत होता है, लोग 1-2 नहीं झेल पाते हैं, मतलब 3 बहुत ज़्यादा हो गया। ये 5 टाइम्स लड़ कर के फिर से अपने आप को ट्रैक पे लाना, एक सेलिब्रिटी डिज़ाइनर बनना बहुत बड़ी बात है। ये मतलब ये आम लोग जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो भी ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने देखा है, और भी कैंसर पेशेंट्स से मैं मिली हूँ, उनका इंटरव्यू किया है, हर किसी ने एक नई शुरुआत की है। बिल्कुल मैम। किसी ने कॉस्मेटिक्स कंपनी की शुरुआत की, तो कोई राइटर हो गए, कोई ऑथर हो गई। मुझे लगता है कि ये जो लंबा ट्रीटमेंट का जो दौर होता है ना, इसमें मुझे लगता है कुछ लोगों को लगता है कि ये मुझे जो ज़िंदगी जो मुझे दोबारा मिली है, इसको मुझे और अच्छे से जीना है। अच्छे से जीना चाहिए मैम। हुँ, वो ड्रीम जो बचपन में मेरे पूरे नहीं हुए, जो चाहे मेरे पापा के थे, हुँ, कि मेरी लड़कियां लड़कियां नहीं है, मेरे बेटे हैं, हुँ, वो ड्रीम उनका इस तरीके से पूरा होगा, ये हुँ, मैंने भी नहीं सोचा था मैम। तब तो अब तो लगा था कि नहीं यार, अब तो कुछ करना है। हुँ, अभी तो समझिए, अभी तो शुरुआत है मेरी। हुँ। अभी तो अब और आगे जाना है। आपने कितने बहुत सारे सेलिब्रिटी को आपके आउटफिट्स आपने पहनाए हैं, कौन-कौन से सेलिब्रिटी हैं? मैम मैंने गौतम बीच को पहनाया, हुँ, शिव ठाकरे मेरे आउटफिट पहन चुके हैं। हुँ, अभी जस्ट शूट हुआ था सिद्धार्थ मल्होत्रा जी के साथ, हुँ, अदा खान पहन चुकी हैं। हुँ, फैशन मूवी की मुग्धा हैं, हुँ। वो मेरे लिए, मैं उनको स्टाइल भी कर चुकी हूँ। और अभी जस्ट एकदम से सारे याद नहीं आएंगे, तो मैं काफ़ी पहन चुके हैं मेरे आउटफिट्स। हुँ। और जब फर्स्ट टाइम आप रैंप पे आए अपने शो के लिए, तो क्या रिएक्शन था आपके फैमिली का? मैम उनके लिए अमेजिंग थी हाँ। ये चीज़ें, कि ये यहाँ कहाँ आ गए। मेरे हस्बैंड मेरा एक ही शो देखने गए थे, हुँ, डेली टाइम्स। हुँ, तो उन एक होता है ना आदमी को कि यार ये कर क्या रही है, हुँ, कहाँ जाना चाह रही है। तो मैं अपनी एकेडमी को भी थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने मुझे फर्स्ट ही डेली टाइम्स करवा दिया। हुँ, तो वो जो मेरा शो हुआ था, मेरे हस्बैंड के लिए बहुत अमेजिंग चीज़ थी, हुँ। मेरे बच्चों के लिए बहुत अमेजिंग चीज़ थी। उस शो में जब मैंने रैंप वॉक फर्स्ट टाइम मैम किया ना, अगर मैं शायद 2 कदम और चलती ना, मेरे आँसू गिर जाते। वो जो खुशी थी ना उस टाइम में, हुँ। वो मैं बयान नहीं कर सकती, कि मुझे खुद को नहीं लग रहा था कि मैं कहाँ हूँ। और मैंने इस तरीके की कलेक्शन बना दी, इस तरीके की आउटफिट बना दी, और आज मैं इस रैंप पे हूँ। अच्छा निहारिका, आप वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत कुछ कर रही हैं। जी मैम। तो ये मुझे बताइए कि किस तरह से हेल्प करती हैं? मैम मैं जो गर्ल्स हैं, हुँ, बॉयज़ भी हैं, हुँ, गर्ल्स को मैं ज़्यादा वो करती हूँ, हुँ, मैं उनको स्टडी कराती हूँ फैशन से कोरिलेटेड ही। और इवन जिन लड़कियों की शादी होनी होती है, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। और स्टडी के मामले में तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आपने बहुत बहुत सारी हम्बल बैकग्राउंड की जो लड़कियां हैं उनको जी, आपने फैशन डिजाइनिंग सिखाई है। जी मैम। मैम उसमें बॉयज़ भी शामिल हो गए थे, अच्छा, बॉयज भी थे। बॉयज़ भी शामिल हो गए थे उसमें, और बहुत इंटरेस्ट से बच्चों ने सीखा था। हम्म। और वो आगे भी कह रहे हैं कि मैम आपसे सीखने आएंगे। मैंने विदाउट एनी कॉस्ट बच्चों को स्टडी कराई मैम। नहीं, और मैं तो देखी हूँ आप। ये मैम जेडी के स्टूडेंट भी मेरे पास आते हैं स्टडी के लिए, पर्ल के स्टूडेंट भी मेरे पास आ चुके हैं, और एक दो और अकेडमी है उनके भी स्टूडेंट आ चुके हैं। और जैसे ये बच्चे हैं, ये मॉडल टाउन के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे जो मेरे पास फैशन की स्टडी के लिए आए थे। हम्म। आपने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, हाँ जी मैम। तो एक लाइन में अपनी जिंदगी को कैसे बयां करेंगे? मैम यही बोलूँगी कि ये जो डिज़ीज़ है, ये दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, हम्म, ये एक कहानी नहीं है। हम्म, कि मैं जो आपको बता रही हूँ एक स्टोरी है, नहीं, ये स्टोरी नहीं है। ये समझ लीजिए कि पूरी एक बुक है, हम्म, और ये बुक वो है जो अभी तक इनकम्प्लीट है। हम्म, ये अभी लाइफ के अंदर जारी है। हम्म, अभी इस बुक में और भी पन्ने जुड़ने बाकी है। हम्म। अच्छा, जो
ये बीमारी के बारे में तो पता है कि बहुत जल्दी से फैल रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद हर घर में, मतलब एक जो रिलेटिव का जो पूरा जो श्रृंखला होती है परिवार में, हाँ जी। उसमें किसी को ज़रूर होगा। जी। तो आप क्या सजेस्ट करते हो उन लोगों को कि अगर किसी को ऐसा हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए पहले, मतलब जैसे मनोबल टूट जाता है उनका, जी। तो क्या करना चाहिए? मैम इसमें तो मैं एक ही सलाह दे सकती हूँ, वो ये है कि जिस भी फैमिली में है, उस फैमिली वालों को उस पेशेंट की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी उतनी बीमारी नहीं है जितना इसका इलाज मुश्किल है। मेंटली अगर स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है और आपकी विल पावर अच्छी है तो आप सरवाइव कर जाओगे। अगर बीमारी से आप डर जाएंगे, बीमारी आपको नहीं छोड़ेगी फिर। और अभी जो ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें कहा जाता है कि लोग डर से नहीं जाते, जी। तथा बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। तो आपको, मतलब जो वुमेन है उनको, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन कैंसर जी। है, तो उनको क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरह से उनको चेकअप करवानी चाहिए या उसको हल्के में ना लें? मैम देखिए, जितने मेरी काफ़ी लोगों से इस रिगार्डिंग काफ़ी टाइम बाद काफ़ी लोगों से मैं मिली हूँ, तो उसमें ये है कि कुछ लेडीज़ तो इसीलिए आगे नहीं होती शर्म के मारे, फिर कुछ इसलिए आगे नहीं होती है फाइनेंस के मारे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली, थोड़ा क्या काफ़ी ही कॉस्टली है, जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे वैसे ही। एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ भी हुआ था। जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उस टाइम मेरे से कीमोथेरेपी के जो डॉक्टर्स थे वो टीम मेरे पास आई। हस्बैंड हॉस्पिटल से ही मेरे को वहाँ पे एडमिट करा के कीमो के लिए, एंड वो थोड़ा बाहर चले गए थे कि इसको भी 1-1.5 घंटा लगेगा। तो उस टाइम मेरे पास तो डॉक्टर उनके एब्सेंस में आए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन से वाला कीमो लेना चाहेंगे, आपके हस्बैंड कहाँ है, हमें इस बारे में बात करनी है। तो मैंने बोला कि मतलब कौन से वाला कीमो से आपका मतलब? कहने लगे देखिए, एक रेट 75,000 है, एक 1.5 लाख है और एक उससे ऊपर है। तो मैंने कहा इन तीनों में फ़र्क क्या है? तो उनका रिप्लाई ये था कि जो इस अमाउंट का है वो हार्ट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, अच्छा। और जो थोड़ा 1.5 लाख तक का है वो क्योर है, और उसमें हम सेफ्टी पूरी लेके चलते हैं। तो मेरा डॉक्टर से फिर नेक्स्ट डे यही रिप्लाई था कि सर मुझे ये बताइए कि जिसके पास अमाउंट नहीं होगा तो क्या आप उसकी लाइफ को क्योर नहीं करेंगे? आपके डॉक्टर ने अगर ये जो बात मुझे आके बोली है, अगर ये मैं मीडिया पे डाल दूं तो आप बताइए आपके हॉस्पिटल की इमेज कहाँ जाएगी? देन आप बिलीव करेंगे, उन डॉक्टर्स ने लो प्राइस में ही मेरी उस टाइम कीमोथेरेपी करी थी। मतलब वहाँ बीमारी में भी यस मैम, बार्गेन चल रहा था। बिल्कुल। तो यही मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंस के चक्कर में अपना ट्रीटमेंट पूरा नहीं ले पाते। नहीं, अब जागरूकता भी कम है। मैं कई लोग को जैसे कुछ प्रॉब्लम शुरू हुआ और घर में कोई काम है, कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि किसी को बेटी की शादी है, एंगेजमेंट है, तो कहती है अच्छा ठीक है ये एंगेजमेंट हो जाएगा उसके बाद चले जाऊंगी डॉक्टर, तब तो तो मैम बात तो वही आ गई ना, किसी ना किसी रीज़न से फाइनेंस का इश्यू है। वो चीज़ें उनको इम्पोर्टेंट लगती हैं, लेकिन ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं लगती ना, खासकर फीमेल्स को। फीमेल्स हमेशा सेक्रीफाइस कर जाएंगी। फीमेल बिना सर दर्द की दवाई खाए घर का काम कर लेंगी, छोड़ना मैं ऐसे थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी आराम आ जाएगा, तो ये करती हैं फीमेल्स। फीमेल्स ज़्यादा करती हैं, लेकिन उनकी फैमिली में अगर किसी को हो जाए ना, वो बढ़ चढ़ के आगे करेंगी कि नहीं नहीं इनका जाके टेस्ट कराओ, नहीं नहीं इनको ऐसे नहीं रखना। फीमेल केयरेबल होती हैं अपनी फैमिली को लेके, लेकिन खुद को लेके वो अपने आप को अवॉइड करती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ऊपर तो पूरी फैमिली खड़ी है। ये उस वक्त वो समझ नहीं पाती हैं कि अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो मेरी फैमिली कहाँ जाएगी? फैमिली तो वही खत्म है, घर की बिल्कुल। गृहिणी चली जाए, कहते हैं वो घर की धुरी होती है, अगर वही खत्म हो जाए तो फैमिली खत्म है। और मेरे हस्बैंड है, वो एक टाइम में ये रिप्लाई करते थे कि मुझे पता नहीं होता है कि ये कब सोती है और कब जगती है। मैं उठता हूँ तो ये जगी होती है, जब मैं सो जाता हूँ तो मेरे बाद में सोती है। तो सोचिए ये हर फैमिली में है, आई एम नॉट ए सिंगल लेडी कि मैं हूँ ऐसी, ये हर लेडी का यही है शेड्यूल, हर औरत का यही है, जितने भी हाउस मेकर वुमेन्स हैं उनका सबका शेड्यूल यही है। तो फीमेल्स तो ज़्यादातर अपने आप को अवॉइड ही कर देती है ना, अपनी हर डिजीज को अवॉइड कर देती हैं, इस चक्कर में वो फिर बाद में सर्वाइव नहीं कर पाती है। मेन रीज़न ही है। मेरा तो ये कहना है कि मैम सबसे पहले तो खुद को देखिए, अगर आप हैं तो सब है, अगर आप ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और सबसे पहले तो खुद के लिए जीना चाहिए ना, चाहे वो हमारे बच्चे हैं वो भी तो खुद के लिए जिएंगे, चाहे वो मेरे हस्बैंड है खुद के लिए जिएंगे, फैमिली मेंबर है खुद के लिए जिएंगे। अगर मैं बिस्तर पे पड़ जाऊंगी, मैं कुछ हो जाऊंगी, कोई आके आपको 2 दिन देख लेगा मैम, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, लाइफ टाइम आपको कोई नहीं देख सकता मैम। हमारे बच्चे भी अगर होंगे ना, एक टाइम में वो भी कहेंगे कि यार इनके लिए मेड लगा दो, वो भी नहीं देख पाएंगे। तो जागरूक तो होना ही पड़ेगा ना, खुद के लिए तो पहले खड़े हो, ये जरूरी है। तो ये
जो लोगों के लिए क्या वो है आपका मतलब लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहती हैं कि एक ही ज़िंदगी मिलती है, उसको खुल कर जिए? मैम खुल के तो जीनी चाहिए। एक ही ज़िंदगी मिलती है, रिपीट कर रही हूँ मैं। ये नहीं, इतने बड़ी बीमारी से आप लौट के आए हो, जी। तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो अब आपको कैसा लगता है? किस तरह से आप अपने आप को खुश रखती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखती हूँ हमेशा एंगेज रहते हो आप, बहुत हार्ड वर्किंग हो। मैम आपने आपको खुद बहुत ज़्यादा मैंने ऑक्यूपाइड कर लिया, बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी कर लिया मैंने, कि मेरे पास अब किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं है। हुँ, सीरियसली मेरे पास किसी चीज़ के टाइम नहीं, सिर्फ़ मेरे पास टाइम है तो वो मेरी फैमिली के लिए, हुँ, और किसी तीसरी चीज़ के लिए, काम के अलावा मेरे पास किसी चीज़ के लिए समय नहीं है। जितना अपने दिमाग को बिज़ी रखेंगे, इस चीज़ से बाहर निकलूँगी तो बढ़िया है। अब जैसे मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, उस वक़्त बच्चे भी मेरे पास नहीं थे, तो मैं डिप्रेशन से बाहर कैसे आऊँ? हस्बैंड या तो कमा लेंगे हुँ, या बीवी के पास सर पे बैठ जाएँगे, हुँ, और तो उनका तो बाहर जाना ज़रूरी है ना। हुँ, तो डिप्रेशन में जाने के बाद मैंने सबसे पहले खुद को खुद ही डिप्रेशन से निकालना चाहा, क्योंकि बच्चे मुझसे दूर हुए थे। हुँ, मुझे उनको वापस लाना था, मुझे खुद को डिप्रेशन से बाहर करना था। हुँ, उसमें मैंने सबसे पहले अपने घर में डॉग्स, हुँ, जो कि डॉक्टर मना करते हैं मैम, हाँ, कि आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल डेटॉल से क्लीन पोछे होने चाहिए, आपके पास किस तरीके से अनहाइजीन चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने सबसे पहले अपने घर में 2 डॉग रखे, मैंने पैरट रखे, मैंने अच्छा, रैबिट्स रखे, गिनी पिग रखे। हाँ, मैं अकेले में पूरा दिन घर पे होती थी, रात को 12 बजे अगर हस्बैंड आ रहे हैं मेरे मेडिकल स्टोर से, तो मैं उन्हीं से ही बातें करती थी। हुँ, मैंने प्लांट्स इतने अपने घर में लगा दिए कि मैं गार्डनिंग करती थी। मतलब पूरा चारों तरफ आपने बिल्कुल पॉज़िटिव ऑरा क्रिएट कर बिल्कुल दिया मैम। और मुझे लगता है ये भी बीमारी से निकलने में बहुत हेल्प बहुत करता है। मैम, बहुत मैम। मैम पौधों से, पेड़-पौधों से अगर आपका लगाव हो गया ना, हुँ, आधा इलाज तो आपका वहीं पे हो गया। हुँ, क्योंकि जो आप आधा 1 घंटा, 1.5 घंटा पौधों को देते हैं ना, आप समझिए अपने जितनी भी आपकी नेगेटिव वाइब्स है ना, वो ऑरा ही अलग हो जाता है मैम। तो अभी आपकी लाइफ़ में क्या चेंज किया बीमारी के बाद? डॉक्टर्स ने आपको बताया होगा खाने-पीने में, लाइफ़स्टाइल में डेली के? मैम जैसे उन्होंने मेरी टैबलेट स्टार्ट करी थी, ट्राज़ार टैबलेट स्टार्ट करी थी, उससे मेरी बॉडी में ज़्यादा वीकनेस आनी स्टार्ट हो गई थी, कैल्शियम की बहुत कमी होनी शुरू हो गई थी। तो मैंने खुद ही 4 साल बाद अपनी वो टैबलेट बंद कर दी थी। हुँ, उसके अलावा मैंने थोड़ा योगा वगैरह हो गया, एक्सरसाइज़ हो गया, म्यूज़िक सुनना हो गया, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना हो गया। इवन मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, मैं हस्बैंड के पास शाम को मेडिकल स्टोर पहुँचती हूँ। अच्छा हस्बैंड का मेडिकल जी हाँ, स्टोर है? जी हाँ। ओके, फार्मासिस्ट हैं, वो भी हैं, मेरे देवर भी फार्मासिस्ट हैं। तो मैं शाम को उनके साथ ड्यूटी देती हूँ, हुँ, और रात को आराम से 12 बजे घर आते हैं। तो 12 बजे आते हैं? जी मैम। ओके। डे टाइम में मेरा स्टूडियो रहता है, थोड़ा घर देखती हूँ, फिर उसके बाद शाम को मैं मेडिकल स्टोर जाती हूँ, दैट्स इट। निहारिका आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हैं? येस ऑफ कोर्स मैम। मैं क्या, काफ़ी लोग इसमें बिलीव करते ही होंगे, हुँ, बिकॉज़ अगर मैंने एक टाइम में ये सोचा ना कि मैंने अपने बच्चों के लिए वापस आना है, हुँ, मुझे खड़े होना है, हुँ, तो वो हुआ, हुँ, वो मैंने किया, वो हो गया। और अगर मैंने ये सोचा है कि मुझे इस फ़ील्ड में अपना नाम बनाना है, मुझे करना है, मुझे ये काम ही करना है, कोई अगर मैं रात को सोच के अगर सोचती हूँ कि मुझे कल ये क्लाइंट को ये आउटफिट देना ही देना है, हर हाल में देना है, मैम वो हो जाता है। हुँ। चाहे वो कितना भी टफ टाइम क्यों ना हो, लेकिन वो हो जाएगा। अगर हम इस चीज़ में बिलीव करेंगे तो आगे सक्सेस तो आपके आगे खड़ी ही खड़ी है। शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसको कंप्लीट करने में। तो मुझे लगता है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया कि मुझे रिकवर करना है अपने बच्चों के लिए, यस मैम। तो पूरी कायनात आपके साथ मिलके आपको रिकवर करके आज इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आपको लाई। आप एक आज सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर हो और थैंक यू सो मच निहारिका दिल से दिल्ली पॉडकास्ट में आने के लिए। और आप एक बहुत बड़ी मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो बीमारी से लड़ रहे हैं या इस बीमारी से जो निकल के भी बाहर आए हैं और अपना दुख और दर्द लोगों से बांटना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एंड थैंक यू